डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम अभ्यास सागर से कक्षा 7वीं के पाठ 6 समय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सबसे पहले विसर्ग चिन्ह का जिक्र किया गया है। क्या होता है विसर्ग चिन्ह? देखिए, विसर्ग चिन्ह ये दो बिंदु जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो बिंदुओं को विसर्ग चिन्ह कहते हैं और इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है। अधिकतर संस्कृत में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता, टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। इन पंक्तियों में पुनः शब्द में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है और देखिए इसका उच्चारण करके हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि इसका उच्चारण ह के समान होता है। आइए अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हमें दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। अधः, परिणामतः, नमः, मनः, प्रातःकाल, पुनः। तो आपने क्या नोटिस किया इन शब्दों से? हमने यह देखा कि प्रत्येक शब्द में ह शब्द का उच्चारण हो रहा है। विसर्ग के लिए ह शब्द का उच्चारण किया जा रहा है। प्रश्न 2 में हमें दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग चिन्ह लगाना है। जैसे अतः, अंतःकरण, प्रायः, फलतः, संभवतः, विशेषतः। प्रश्न 3 में हमें कुछ मोटे काले शब्द दिए गए हैं जिनकी जगह विसर्ग चिन्ह वाले उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। यहाँ मैं आपको मोटे काले शब्दों के अर्थ बता रही हूँ और वाक्य आप स्वयं अपनी पुस्तक में लिखेंगे। तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताओ। बिना किसी संकोच, निसंकोच। दूसरा वाक्य है, इसलिए महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए, अतः। अतः महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। तीसरा वाक्य देखिए, गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। तो परिणाम स्वरूप को हम कैसे लिखेंगे? फलतः। फलतः गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, फलतः पकड़ा गया। अगला वाक्य है, देश में अक्सर सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। अक्सर अर्थात प्रायः। तो वाक्य कैसे बनेगा? देश में प्रायः सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। दोबारा अर्थात पुनः। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अगला वाक्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया है। कोई संदेह नहीं है अर्थात निसंदेह। इसका वाक्य बनेगा, निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में से जातिवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो संज्ञा के बारे में तो हम पहले से पढ़ ही चुके हैं। व्यक्तिवाचक जिसमें विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया हो।
जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, और भाववाचक जो हमें फीलिंग्स के बारे में बताए। फीलिंग्स अर्थात भाव, जैसे अच्छा, बुरा, सुख, दुख आदि। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। रणथंभोर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। तो इस पंक्ति में आप देखिए, रणथंभोर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ये। राणा हमीर, राणा हमीर भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। और आगे देखिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। महाराज कोई भी महाराज हो सकता है, यह संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। हमीर ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था। यहाँ इस पंक्ति में मुसलमान शब्द, मुसलमान कोई भी मुसलमान हो सकता है, संपूर्ण मुसलमान जाति का बोध करवा रहा है, तो मुसलमान जातिवाचक संज्ञा है। उसका सिर झुका हुआ था और गला व्यथा से भर्राया हुआ। व्यथा, व्यथा अर्थात दुख, दुख ये हमारा भाव है, तो व्यथा भाववाचक संज्ञा है। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। यहाँ योद्धा शब्द भी आया है, मुसलमान योद्धा, मुसलमान जातिवाचक संज्ञा है और योद्धा भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 5 में हमें पर्यायवाची शब्द बताने हैं। पर्याय अर्थात उन्हीं के समान, कि जो शब्द दिए गए हैं उनके समान उसी अर्थ के कौन से शब्द हैं। जैसे पहला दिया गया है पुत्री, पुत्री को हम और क्या क्या कहते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द क्या हैं? सुता, तन्या, बेटी। असुर, असुर को और क्या कहते हैं? दानव, दैत्य, धनुज, निशाचर। गंगा, गंगा को और कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? भागीरथी, देव नदी, सुरसरी। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी को हम कहते हैं अचला, धरती, धरा, वसुधा। नेक्स्ट है हमारा देवता, देव, सुर, अमर, अजर। प्रश्न 6 में हमें दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्द छांटने हैं। जैसे क है हमारा उपकार, अपकार, उदार। उदार का विपरीत शब्द क्या होता है? अनुदार। साकार, निराकार, नवीन, प्राचीन, उदय, अस्त, कायरता, वीरता। प्रश्न 7 देखिए, दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन आप कर चुके हैं। आपको पता है कि उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर नया शब्द बनाता है और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाता है। तो पहला शब्द हमें दिया गया है यत्न, प्र जमा यत्न, प्रयत्न। यत्न में हमने प्र उपसर्ग मिलाया और प्रयत्न शब्द बन गया। इसी प्रकार भीषण, भीषण जमा ता, भीषणता। यहाँ ता क्या है? त हमारा प्रत्यय है। समय, समय में हम अ उपसर्ग मिलाएंगे और अ उपसर्ग लगाने से यह बन जाएगा असमय। इतिहास, इतिहास जमा कार, इतिहासकार। यहाँ कार हमारा क्या है? प्रत्यय, क्योंकि यह इतिहास के बाद में लगाया गया है।
बल जमा वान, बलवान। बल के साथ वान प्रत्यय लगाने से यह बलवान बन गया है। प्रश्न 8 में हमें समय कविता में से संयुक्त व्यंजन वाले 4 शब्द छांट कर लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन का अध्ययन भी आप कर चुके हैं कि जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और शब्द हम क्या लिखेंगे? प्रयत्न, मुक्ता, योद्धा, ब्रह्मांड। प्रश्न 9 में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला उदाहरण देखिए, खाने के साथ यदि डैश भी हो तो मज़ा आ जाए। अचार या आचार? अचार, अचार होता है खाने वाला अचार, और आचार अर्थात आचरण। ख, रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है। अवधि या अवधि? अवधि, क्योंकि अवधि भाषा है जो अवध की भाषा है, और अवधि अर्थात समय। नेक्स्ट देखिए, चाहे प्राण चले जाएं पर डैश का साथ मत दो। अन्याय या अन्यान्य? अन्याय, अन्याय। नेक्स्ट है हमारा, 1 मई को विद्यालय के वार्षिक डैश निकलेंगे। परिणाम या परिमाण? परिणाम, क्योंकि परिणाम होता है नतीजा, रिजल्ट, और परिमाण अर्थात मापतोल। नेक्स्ट वाक्य दिया गया है, डैश समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। नियत या नियति? यहाँ हमारा नियत आएगा। नियत अर्थात ठीक समय, कि ठीक समय पर काम करने वाले व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। और नियति क्या होता है? नियति होता है नियति एक देवी या एक विधि विधान है जिसके अनुसार मनुष्य अपने सभी कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जहाँ पहुँचना सरल हो, सुगम। जहाँ जाया ना जा सके, अगम। जिसका कोई पार न हो, अपार। विशाल हृदय वाला, उदार। जंगल में अपने आप लगी आग, दावानल। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। प्रश्न 11 में गद्यांश में वर्तनी संबंधी अनेक अशुद्धियां हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके गद्यांश को पुनः लिखना है। आइए हम इसकी अशुद्धियां देखें और उन्हें शुद्ध करके लिखें। देखिए, इसमें प्रदूषण, बढ़, सबकी, परेशानी, गए और बीमारियां शब्द अशुद्ध दिए गए हैं और यहाँ हमने उन्हें शुद्ध रूप में भी लिखा है। इसी प्रकार फैल, नदियों, दूषित, और, विषैली, रोकथाम, उपाय किए, मिलेगा, वातावरण, स्वच्छ, लेंगे। ये अशुद्ध पहले अशुद्ध रूप में और फिर शुद्ध रूप में दिए गए हैं। प्रश्न 12 में हमें वाक्यों के वचन परिवर्तन करके लिखने हैं। देखिए, क, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। क्या बनेगा इसका बहुवचन? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ख, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये बहुवचन दिया हुआ है तो हमें इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट है, रंग बिरंगे छाते सुंदर लग रहे हैं। इसका एक वचन बनेगा, रंग बिरंगा छाता सुंदर लग रहा है।
दुकानदार टोपी बेच रहा है। इसका बहुवचन बनेगा दुकानदार टोपियां बेच रहे हैं।